Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. So myself Shaili Guruvani and we are studying our chapter mole concept. So in previous classes we have discussed about Avogadro concept and Dalton's atomic theory. डाल्टन्स की पोस्टुलेट्स, उसकी जो भी ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थे, वो हमने डिस्कस कर लिया. आफ्टर दैट हमने एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लिया था. आज का हमारा टॉपिक स्पेशल है, दैट इज एटॉमिक मास, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, है ना. अब अगर आपसे मैं कहूँ कि एटॉमिक मास, आपको कई जगह मिलेगा रिलेटिव एटॉमिक मास. तो कोई भी दुनिया में ऐसी तो कोई चीज़ भी नहीं है जिसका एग्जैक्ट मास आप बता पाए, है ना. भाई मास जो है वो हम क्या करते हैं, कंपेयर करके निकालते हैं. लाइक मान लो आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं भी मुझे 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो. तो वो क्या करता है, 1 किलो का वेट पुट कर देता है. जो भी उसके पास बैलेंस है, वे करने की जो मशीन है ना, जो बैलेंस है उधर क्या करता है, 1 किलो का वजन रख लेता है और उसके इक्वल आपको वे करके दे देता है. उसको लगता है कि भाई इसका वेट अगर 1 किलो है, इसके बराबर में ये चीज़ तोल दूँ, जो भी मैं सामान लाया हूँ उस घर में उसको वे कर दूँ. तो इफ़ दिस इज़ 1 kg देन इट इज़ ऑल्सो 1 kg, है ना, या 2 kg तो 2 kg ऐसे. तो आप रिलेटिव रिस्पेक्ट में बता रहे हो कि हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट मान ली कि भाई इस चीज़ का जो मास है वो 1 kg है, उसके अकॉर्डिंग हम सेट करें. तो रिलेटिव हुआ ना, है ना. मैंने कहा कि चलो भाई बैलेंस है या वेट मशीन है, हम उस पर खड़े हुए, हम अपने वेट की बात कर लें कि भाई हमारा वेट 60 है, 70 है, 50 है. तो हम क्या करते हैं, वेट मशीन के ऊपर खड़े हुए और वो आपको वेट दे देता है, तो हमें अपना वेट पता चल गया. तो मशीन के अंदर एक डेटा फिक्स किया हुआ है कि इस वेट को 1 kg ले लो और इसकी रिस्पेक्ट में आप आंसर दे दो, या 50 टाइम्स हैवियर हो, 60 टाइम्स हैवियर हो, तो इससे कितना गुना ज़्यादा भारी हो. हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ पर्टिकुलर थिंग इज हैवियर देन दिस वेट. ठीक है, तो हम शुरू से वजन ऐसे ही मापते हैं. तो जब एटम की बात आती है तो एटम इज़ वेरी टाइनी पार्टिकल, है ना, माइन्यूट, इतना छोटा सा पार्टिकल आपको दिखेगा ही नहीं. तो उसका मास लेना है तो हम कहेंगे हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट ले ली कि भाई कार्बन, है ना, कार्बन 12, और कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, तो एक यूनिट होगी C12, 12 का 1/12 पार्ट कितना हो गया, 1 यूनिट. अब वो जो भी मास आएगा उससे एक एटम कितना टाइम हैवियर है, दैट विल बी एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या है, तो तुम कहोगे एटॉमिक मास, मास है, एक नंबर है, भाई वजन है ना, तो वेट है, एक नंबर है ना. तो हम कहेंगे अच्छा नंबर क्या बताएगा, तो हम कहेंगे वो बताएगा कि भाई एक एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 मास से, है ना, कार्बन के एक एटम का जो मास है, कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसका 12th पार्ट ले लो, उससे एक एटम कितना टाइम्स हैवियर है. अगर आपको पता चल जाता है तो दैट इज एटॉमिक मास. ठीक है, तो हम कहेंगे एटॉमिक मास का डेफिनेशन अगर आपको बताना है तो हम कहेंगे डेफिनेशन हुआ, इट इज द नंबर विच इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, है ना. आपके पास जो भी वेट है आप उस पर कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को डिवाइड कर दो. अब आप उससे डबल हो, ट्रिपल हो, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, तो वो एटॉमिक मास हो जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि एटॉमिक मास बताओ कोई एलिमेंट का, तो हम कहेंगे एटॉमिक मास इक्वल्स टू, एटॉमिक मास इक्वल्स टू, तो मैं कहूँगी मास ऑफ एन एटम. ठीक है, अब वो एटम का मास तो मुझे पता ही नहीं ना, एटॉमिक मास तो आप बताओ. तो मैं कहूँगी ये कितना गुना भारी है, किससे, तो मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 और इसके 12th पार्ट से, है ना, मतलब इसका 12th पार्ट आप निकाल दो. तो कार्बन के एक एटम का मास, C12 के एक एटम का मास, इसका 12th पार्ट, आपके पास एक डिजिट आ जाएगी, इससे आपके एटम का मास कितना टाइम्स ज़्यादा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, दैट विल बी एटॉमिक मास. तो आपको लगेगा कि कार्बन 12 ही क्यों लिया, हाइड्रोजन ले लेते, है ना, आप नाइट्रोजन ले लेते, ऑक्सीजन ले लेते, सांस तो ऑक्सीजन में ले रहे हो तो उसमें ले लेते. तो ले तो कुछ भी सकते थे, वाई वी आर चूजिंग कार्बन, है ना, C12. एटॉमिक मास का डेफिनेशन देने के लिए आपने कार्बन 12 को ही क्यों चुना, है ना, वाई कार्बन 12 is taken
है ना, टू फाइंड एटॉमिक मास। आपने कार्बन 12 का ही क्यों बोला कि भाई कार्बन 12 ले लो, ऑक्सीजन 16 ले लेते, उसका 1/16 पार्ट कर देते, हालांकि अब तो करते भी हैं, है ना। तो हमने कार्बन 12 को क्यों लिया, तो उसकी वजह थी, है ना। रीजंस क्या है, तो उसकी काफ़ी सारी वजह है। पहला रीज़न जो है बच्चे वो है कि हम एक ऐसा एलिमेंट जिसकी रिस्पेक्ट में हम फाइंड करना चाहते हैं वो नेचर में होना तो चाहिए और काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए, जो बिल्कुल लीस्ट अवेलेबल है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम कैसे, हमारा डेटा प्रॉपर नहीं आएगा, है ना। तो मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो नेचर में काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल हो, है ना, अबंडेंस उसका होना चाहिए था, ठीक है। तो उस टाइम जो भी रिसर्च चल रही थी कि भाई आप ऐसा कार्बन को ही एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में क्यों लेना चाह रहे हो, आप कुछ और ले लेते, तो हम कहेंगे नहीं, इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, तो एक रीज़न तो था अबंडेंस ऑफ कार्बन, ठीक है, इस वजह से लिया। अब दूसरा, तो मुझे कार्बन ही क्यों लेना है, ऑक्सीजन नहीं लिया, नाइट्रोजन नहीं लिया, तो मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, कि रुके ही नहीं, रिएक्ट कर जाए, सोडियम पोटेशियम रख ही नहीं सकते, है ना, रिएक्ट कर जाता है, तो मुझे इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं चाहिए था और लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं चाहिए था कि मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊँ, भी रिएक्शन तो करे, है ना। तो न तो हाई रिएक्टिव चाहिए था, न ही लीस्ट रिएक्टिव चाहिए था, है ना। तो मैं कहूँगी इट इज़ नॉट हाईली रिएक्टिव, ठीक है ना। फंसाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे, वो आपके थियोरी वाले होते हैं। जब भी आप फंसते हो तो आप कभी भी देख लेना, नीट का पेपर उठाओ, जेई का पेपर उठाओ, है ना, आपको लगेगा यार मैं थोड़ा फंस रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो सिंपल है बट मुझसे नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि आपका थियोरी क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप फंस जाओगे। एटॉमिक मास क्या है, मैंने याद कर ली, बाकी मैं निकाल दूंगा एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्मूले से, ठीक है। पूछा ही नहीं कि एटॉमिक मास फाइंड करो या एवरेज एटॉमिक मास, यहाँ से उड़ा लिया। अब बोलो तो हम यहाँ तो फंस जाएंगे, तो पता होना चाहिए। तो बस पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए, रटना नहीं है ना। तो ठीक है, वाई वी आर चूजिंग कार्बन एज अ टू फाइंड एटॉमिक मास, है ना। मैंने इसको इसके रिस्पेक्ट में ही क्यों लिया है, तो मैं कहूँगी एक तो इसका अबंडेंस है और इट इज़ नॉट हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वो भी हमें नहीं चाहिए था, है ना। तो एक वजह तो ये है, और एक इट इज़ नॉट लीस्ट रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, इसलिए भी लिया, है ना। ना तो लो रिएक्टिविटी है ना हाई रिएक्टिविटी है, ठीक है। और क्या वजह है, तो हम कहेंगे भाई एटॉमिक मास जो है ना, मतलब किसी के स्टैंडर्ड में ले रही हूँ, किसी की रिस्पेक्ट में ले रही हूँ, तो उसका मास तो फिक्स होना चाहिए। तो मास फिक्स कैसे होगा, कार्बन 12। तो उस टाइम जो नॉलेज था, उस टाइम जो भी रिसर्च थी वो इतनी थी कि भाई कार्बन जो है नेचर में C12 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। C13 C14 के बारे में जानकारी थी नहीं, तो हम ऐसा एलिमेंट लेना चाह रहे थे जिसका कोई आइसोटोप ना हो, है ना। तो डजंट हैव आइसोटोप। अब आपको लगेगा चौथा पॉइंट तो जो है वो गलत हो गया, कार्बन का तो आइसोटोप है, C13 भी है, C14 भी है, बट उस टाइम तो नहीं था ना, चल गया जो चल गया। फिर हम कहेंगे नहीं बाद में तो था ना, तो चेंज कर लो आपके रिसर्च को। तो चेंज क्यों करें, है ना। C12 की नेचर में अवेलेबिलिटी 99% से ज़्यादा ही, C13 तो बहुत कम होता है, 0.0 समथिंग % में होता है ना। और C14 वो भी लेस देन 1% है। तो हम कहेंगे ठीक है, फिर तो बैठ ही जाएगा भाई, 99% से भी ज़्यादा C12 ही है ना, तो जो हमने स्टैंडर्ड दे दिया वो ठीक है, अवेलेबल है इसके ऊपर, है ना। क्योंकि बाकी फिर हम ऐसा सर्च करें जिसका कोई आइसोटोप ना हो और फिर वो लीस्ट रिएक्टिव भी ना हो, मोर रिएक्टिव भी ना हो और अबंडेंस भी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा तो कुछ स्टैंडर्ड हमें मिला नहीं। तो हम कहेंगे ओके चलो, है ना, C12 जो है ये मोर देन 99% तो है ही नेचर में, है ना। हालांकि आइसोटोप्स अवेलेबल है, बट जिसके रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं वो तो ठीक है। तो चलो मान लिया हमने। तो अब मैंने एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठा लिया कि भाई एटम का मास, तो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि भाई ये कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से, है ना, C12 के 1/12 पार्ट से हाउ मेनी टाइम्स इट इज हैवियर, है ना। तो जितना टाइम्स हैवियर है दैट विल बी एटॉमिक मास। तो हम कहेंगे ठीक है। अब कार्बन 12 का एटॉमिक मास है कितना ये तो बताओ। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने फाइंड किया कि कार्बन 12 के एक एटम का मास हमें पता है और वो है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23। कार्बन 12 के एक एटम का मास हमने फाइंड कर लिया मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके चलो एटॉमिक मास का डेफिनेशन आपका क्लियर है।
तो हम बताएंगे कि भाई चलो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, है ना, विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, मास फाइंड करने का हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर इट वाज फाउंड दैट mass of one atom of C12 is, तो बच्चे वो है 1.9924 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम्स में आ गया आपके पास, टेंशन ही खत्म। तो कार्बन के एटम भले आपको दिखे नहीं दिखे, आपको इसको माप सकते नहीं माप सकते, बट ये इतना मास है, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो कार्बन के एक एटम का मास पता है, लेकिन मुझे तो कार्बन 12 के एक एटम का भी 1/12 पार्ट चाहिए, है ना, ये कार्बन 12 ही है, ठीक है, कार्बन 12 के इतना है ना, तो मैं कहूँगी 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12, है ना। कार्बन 12 का जो मास है मुझे वो तोड़ना चाहिए, मुझे कार्बन 12 के एक एटम का मास नहीं चाहिए, मुझे तो उसका 12वां हिस्सा चाहिए। तो मैं कहूँगी ठीक है भाई, इसका 12th पार्ट यानी 1.9924 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 मल्टीप्लाई विद 1/12, 12th पार्ट चाहिए, ठीक है। तो अब मैं 1.99 को 12 से अगर डिवाइड करूं तो बच्चे ये आपके पास आएगा 1.66 या 1.67 के अराउंड इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम्स, ठीक है। तो इतना पता चल गया कि कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24। अब ये इतना छोटा है कि भाई इससे छोटा तो हमें पता नहीं था, है ना, हमने वजन लिया तो हमने 1 किलो ले लिया कि भाई 1 किलो का वेट है, अब आप इससे कंपेयर करते रहो। तो ये सबसे छोटी यूनिट हमने मान ली और इसको हमने नाम दे दिया 1 AMU, और आजकल इसको क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे 1U, है ना। तो भाई AMU क्या है बच्चे, तो हम कहेंगे AMU मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या है, तो मैं कहूँगी एटॉमिक मास यूनिट, और U क्या है, तो मैं कहूँगी U है यूनिफाइड मास, ठीक है। AMU है एटॉमिक मास यूनिट एंड व्हाट इज U, तो U है यूनिफाइड मास, और वैल्यू तो भाई 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो अब मुझे पता चल गया कि अच्छा ठीक है, एक एटम का मास एक AMU से कितना गुना भारी, 1 गुना 2 गुना तो 3 गुना, वो जो होगा दैट विल बी AMU में एक एटम का मास हो जाएगा। अब हमने अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मास फाइंड कर ली, अब आपको एक एक का कंपेयर करके तो लिखना नहीं है, आपने कार्बन का नॉलेज ले लिया, आपको ये पता चल गया भी एक्चुअल मास ग्राम्स में इतना है और यूनिफाइड में इतना है। अब ध्यान रखना कि एक एटम का है, जो एटम आपको दिखाई नहीं दे रहा ना उसका मास है। अगर कोई कहे कार्बन के एक एटम का मास बताओ तो 12U यूनिफाइड मास, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई एक AMU हमने तो निकाल दिया ना, उसका C12 का 12वां हिस्सा क्या था 1, तो कार्बन का तो 12 है ना, तो 12 लेना पड़ेगा ना 12U। नाइट्रोजन 14, तो हम कहेंगे वो 14U है, यूनिफाइड मास में 14 आएगा। और ऐसे कंपेयर करेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर से, तब भी आपको पता चलेगा कि इस मास से 14 गुना ज़्यादा भारी है, 14 टाइम्स हैवियर देन दिस मास, तो फिर वो 14U ले लेंगे, इसमें क्या तकलीफ है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई हमने ऐसे एटॉमिक मास फाइंड भी किए हैं, है ना। तो आपको कुछ एलिमेंट्स के बच्चे एटॉमिक मास पता होने चाहिए, तो एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स आर, है ना, कुछ एक तो आपको याद भी करने पड़ेंगे, ठीक है। हालांकि गिवन होता है बट NCERT में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको एटॉमिक मास चाहिए तो आप बार बार बुक का पन्ने पलटो, तो आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे एटॉमिक मासेस, है ना। NCERT में एक प्रॉपर जगह पे आपको दिया हुआ है कि इसका एटॉमिक मास इतना है, इसका एटॉमिक मास इतना, और क्वेश्चन दे दिए। अब बार बार एटॉमिक मास चाहिए तो या तो उस पेज पे जाके एटॉमिक मास देखो, या फिर कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आपको पहले से लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो जो काम के वो मैं आपको बताऊंगी कि भाई ये आपको लर्न होने चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। सो हाइड्रोजन के अगर एटॉमिक मास की बात करें बच्चों, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008,
है ना, U, और इसको हम लमसम 1 यूनिफाइड मास मान लेते हैं, ठीक है। देन हीलियम आपको काम आएगा नहीं वैसे, बट ठीक है, हीलियम का एटॉमिक मास आपको मिलेगा 4U, ठीक है। फिर बेरिलियम, लिथियम का वैसे 7 होता है, बट ये भी आपके काम नहीं आएगा, बेरिलियम भी कम ही काम पड़ेगा। कार्बन का आपको याद ही है 12U। जब भी मैं U कह रही हूँ, U मीन्स यूनिफाइड मास, मतलब एक एटम का, सिंगल एटम की बात चल रही है, उस एटम का एटॉमिक मास जो है वो, ठीक है। आपसे अगर 12U की जगह 12 ग्राम कह दिया जाए तो आप कहोगे 12 ग्राम मीन्स 1 मोल। अब 1 मोल कैसे आया, क्यों आया, वो हम नेक्स्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पे जाने वाले, तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल 12U मीन्स मास ऑफ सिंगल एटम, ठीक है। फिर नाइट्रोजन की बात करें बच्चे, तो नाइट्रोजन विल बी 14U। देन ऑक्सीजन, तो ये 16U हो जाएगा, ठीक है। देन आपको फ्लोरीन नहीं काम आएगा, नियॉन नहीं, सोडियम आप ध्यान रखेंगे 23U, मैग्नीशियम 24U, एल्यूमिनियम 27U, ठीक है। सिलिकॉन फिर काम नहीं पड़ेगा आपका, फॉस्फोरस भी कम ही काम आएगा 31U, सल्फर 32U, ठीक है। क्लोरीन का 35.5। नाउ 35.5 क्यों है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसको एवरेज एटॉमिक मास के हिसाब से, ठीक है। देन फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन फिर काम नहीं आएगा, पोटेशियम भी नहीं चाहिए, कैल्शियम, तो दिस इज 40U। नाउ स्टूडेंट्स अगर कोई पूछ ले सिल्वर, कुछ क्वेश्चंस आपके लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे आप नेक्स्ट ईयर, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फेराडे लॉ वगैरह, वहाँ पे आपको सिल्वर का एटॉमिक मास चाहिए होता है, सो दिस इज 108। कॉपर का बोल दे तो 63.5, इतना बहुत है, बस ये इतने याद है तो इट्स ओके, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि आपने पॉइंट्स में क्यों लिया, कॉपर का 63.5, Cl का 35.5, तो पॉइंट्स में तो आ भी सकता है, आप हीलियम से कितना गुना भारी है, सॉरी कार्बन 12 के 1/12 से कितना टाइम्स हैवियर है, तो डिपेंड, 1 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, ऐसा तो कोई नहीं है कि भाई डेसिमल में नहीं आए, फ्रैक्शन में नहीं आए, होल नंबर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। बट बहुत बार क्या होता है कि आइसोटोप्स की बात करें, है ना, नेचर में कार्बन, चलो हमने कहा था भाई, ऐसा हमने माना था कि भाई कार्बन का कोई आइसोटोप नहीं है, तो हमने उसके स्टैंडर्ड में आंसर्स दे दी, बट बाकी तो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं ना। अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन 35 भी होता है, 37 भी होता है ना। ऑक्सीजन तो आपने पढ़ रखा है, ऑक्सीजन 16, 17, 18, है ना, नेचर में ऑक्सीजन 16, 17, 18 ऑल आर अवेलेबल, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर सभी अवेलेबल है तो हम 16 ही क्यों ले रहे हैं, 17 क्यों नहीं ले रहे, 18 क्यों नहीं ले रहे, तो हम ऐसा नहीं कर रहे, हम एवरेज एटॉमिक मास लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, कि अगर आपसे एक से ज़्यादा नेचर में एलिमेंट जो है एक से ज़्यादा फॉर्म में अवेलेबल है, मास नंबर अलग अलग है, आइसोटोप्स में है, तो उस केस में आपको एवरेज एटॉमिक मास यूज़ करना है, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको ज़्यादा थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों ले रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास, तो आपको पता होना चाहिए भाई एक एलिमेंट का एक ही मास नंबर वाला एलिमेंट वो अवेलेबल नहीं है, अलग अलग मास नंबर में वो अवेलेबल हो जाता है एटम उसका, तो फिर हम उसमें आइसोटोप्स बोल रहे हैं, और आइसोटोप वाले केस में हम एवरेज लेके चलते हैं, तो एवरेज निकाल दो। तो बच्चे एवरेज एटॉमिक मास जो है M1x1 प्लस M2x2 एंड सो है ना, आगे 3 है 4 है, डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, ओके। नाउ m क्या है, x क्या है, तो बच्चे m यहाँ मास है, पहला आइसोटोप उसका मास, दूसरा आइसोटोप उसका मास M2, फर्स्ट का M1, थर्ड का M3, और x क्या है, तो भाई x जो है वो परसेंटेज है या फिर रेशियो है, x जो है वो या तो परसेंटेज है या रेशियो है, भाई इतना परसेंट अवेलेबल है या इस रेशियो में अवेलेबल है, ठीक है। तो हम उससे एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो देख, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 रिस्पेक्टिवली इन क्लोरीन इफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। अब देखो, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास तो दिया है 35.5, आपको पूछा है कि भाई नेचर में इसका रेशियो या परसेंटेज या अवेलेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो मैं कहूँगी एवरेज दे दिया है ना, M1 में ले लूँ 35, भाई क्लोरीन फर्स्ट वाला आइसोटोप का मास है 35, और सेकेंड वाला जो है दैट इज, तो वो है 30, M2 जो है दैट इज 37, ओके।
नाउ x1 और x2 कितना है, तो मैं परसेंटेज मान लेती हूँ, है ना, कि मान लो x1 जो है उसकी वैल्यू मैंने x मान ली, तो x2 तो मैं कहूँगी इसको 100 माइनस एक्स। बट टोटल परसेंट तो 100 ही होगा ना, पूरा परसेंट मिलाओगे तो 100 ही होगा ना, तो अगर ये x है तो 100 माइनस एक्स है, ठीक है। नाउ एवरेज एटॉमिक मास, तो फॉर्मूला आपके पास है ही सही, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे 35.5 इक्वल्स टू m1 35x प्लस m2 37 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन x1 प्लस x2, तो बच्चे टोटल तो 100 ही होना है, x प्लस 100 माइनस एक्स, तो आंसर कितना आएगा 100। सो ये हो जाएगा आपका 3550, इसको यहाँ ले जाओ, है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3550। नाउ दिस इज 35x और ये हो जाएगा 3700 माइनस 37x, ठीक है। अब क्या करें, तो 3700 इधर ले आओ, है ना, या ठीक है माइनस में ले आएंगे आंसर 3550 माइनस 3700 इक्वल्स टू आपके पास आ गया 35x माइनस 37x, ठीक है। तो बच्चे इधर तो आ गया माइनस का 2x और इधर कितना आ गया, तो आई थिंक 150 है शायद, चेक कर लो, माइनस का 150 माइनस का 2x, तो 150 इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई 150/2 कितना हो गया 75, ठीक है ना भाई। 3700 में से 3500 चला गया, 250 और कम कर दो 150 बना, ठीक है। तो x की वैल्यू 75 है ना, तो बच्चे x तो x1 के बराबर था, तो मैं कह दूंगी x1 75 है, और x2 की बात करें तो बच्चे 100 में से x कर लो यानी 25, तो जो रेशियो अवेलेबल है दैट इज 75:25, है ना। तो क्लोरीन 35 तो 75 है और वो 25 है, तो 75:25 यानी 3:1। तो और वैसे भी हमें आइडिया था क्लोरीन नेचर में जो अवेलेबल होता है वो 3:1 के रेशियो में अवेलेबल होता है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियॉन इज नेचुरली अवेलेबल एज नियॉन 20 एंड नियॉन 22 विद द एवरेज एटॉमिक मास 20.2। कैलकुलेट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप। हैवियर मतलब भारी वाला जो है, यानी नियॉन 22 उसका परसेंटेज इसने बोला है, क्या आप बता दो, ठीक है। तो बच्चे सीधा फॉर्मूला लगा दो, आपके पास एक नियॉन 20 है, सो m1 विल बी 20 एंड m2 विल बी 22, और x1 को मैं x मान लेती हूँ और x2 जो है दैट विल बी 100 माइनस x। ओवरऑल परसेंटेज तो 100 मानते हैं ना, तो 100 में से x कर दिया, ठीक है। नाउ एवरेज एटॉमिक मास डायरेक्ट मेरे पास है 22.2, फॉर्मूला याद है ना, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2, तो m1 इज 20 एंड x1 इज x प्लस m2 22 और x2 जो है दैट इज 100 माइनस x एंड डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 यानी कि 100। नाउ 20.2 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी 2020, ठीक है। देन 20x प्लस 2200 माइनस 22x, ओके। नाउ 22x माइनस 20x, so it will be 2x माइनस का, एंड 2200 आप इधर ले लीजिए, 2020 बहुत ही खतरनाक था, 2020 तो सबको याद है ना, माइनस 2200, तो आई थिंक 180 है ना, दिस विल बी माइनस का 180 एंड माइनस 2x, बस काम बन गया आपका। सो x विल बी, तो हम कहेंगे x जो है दैट इज 90, तो बच्चे x1 की वैल्यू 90% हो गई, है ना, तो x2 कितना हो गया, तो x2 विल बी 10%, ठीक है। लेकिन यहाँ जल्दबाजी में आंसर मत देना, उसने कहा था हैवियर आइसोटोप, जो भारी है ना उसका परसेंटेज बताओ, तो बच्चे हैवियर तो नियॉन 22 है, तो मुझे x1 नहीं फाइंड करना था, वी हैव टू फाइंड अबाउट x2। नियॉन 22 को मैंने m2 माना था, परसेंटेज x2 है, तो नियॉन 22 का परसेंट बताओ, तो वो 10% है। जल्दी जल्दी होंगे तो 90% 90%, तो अपने परसेंट थोड़ा ना बोलने हैं, जो क्वेश्चन पूछा है उसके परसेंटेज देने हैं, तो नियॉन 22 विल बी 10%, सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। सो ये आपका एवरेज एटॉमिक मास पे क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देखते हैं।
सो कार्बन अकर्स इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 13। ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बच्चे। तो अब देखो, कार्बन जो है वो एक तो कार्बन 12 है और दूसरा जो है वो कार्बन 13 है। ठीक है, 12U एंड 13U। क्लियर? और एवरेज एटॉमिक मास भी आपको दे रखा है 12.011। ठीक है, सो द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप। तो अब तुम अपने आप बना लोगे इसको, x1 को x मान लेना और x2 को 100 माइनस x मान लेना। ठीक है, और देखो इसने भारी वाले का परसेंटेज पूछा है, यानी इसने आपको बोला है x2 कितना होगा, है ना, और एवरेज आपको दे रखा है, तो फाइंड कर लोगे। ठीक है, फाइंड करके और आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना कि मेरा आंसर ये था, मैं आपको जवाब दे दूंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया आपका एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोलर मास। भाई मोलर मास क्या है? तो मोलर मास मतलब आपके पास जो भी कंपाउंड है, जो भी मॉलिक्यूल है, उसमें जितने भी एटम्स है उन सब का एटॉमिक मास जोड़ के बता दो, है ना। भाई CO2 है तो CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो आप C+O+O सबका एटॉमिक मास जोड़ के बता दो, दैट विल बी मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास क्या है? तो ये एक नंबर है ना। मोलर मास इज अ नंबर। ठीक है, मोलर मास इज अ नंबर which is sum of masses of all the atoms, है ना। आपने एक मॉलिक्यूल में क्या किया, जितने भी एटम थे सबके मास को ऐड कर दिया, है ना। तो सम ऑफ masses of all the atoms present in a molecule। आपके एक मॉलिक्यूल में, है ना, इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड ले लो। ठीक है, तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जितने भी एटम हैं उन सबके नंबर को मल्टीप्लाई कर दो उनके मास से, और ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी मोलर मास। ठीक है, तो हम कुछ फाइंड कर लेते हैं मोलर मास, है ना। तो चलो फाइंड मोलर मास, तो फाइंड कर लो। देखो एटॉमिक मासेस कुछ तो याद होनी चाहिए थी, है ना। तो मान लो फर्स्ट मैंने आपको कह दिया कि चलो आप ऐसा करो, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का मोलर मास फाइंड करो। तो बच्चे O2, O का 16, O2 का फाइंड कर लो। तो हम कहेंगे हाँ ऑक्सीजन का 16 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी 32। U, तो जब मैंने U लिखा है यूनिफाइड मास, वो एक मॉलिक्यूल का है। अब मैं कहूँगी नहीं मुझे एक्चुअली इसका मास दे दो ग्राम्स में, एक्चुअल मास, कभी भी एग्जाम में आ जाए एक्चुअल मास बताओ, तो भाई एक्चुअल क्या, सबसे छोटी यूनिट थी, एक्चुअल में तुम ग्राम्स में ही माप पा रहे हो, तो ठीक है 1.66 मल्टीप्लाई विद 24 10⁻⁻24 ग्राम्स, बस सिंपल सी बात है ना। तो बच्चे अगर एक्चुअल मास पूछ ले तो तुम क्या करना, तो तुम इससे मल्टीप्लाई कर लेना 1.66 इंटू 10 की पावर, तो हम कहेंगे 10 की पावर माइनस का 24। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हें इसका नहीं देके और तुम्हें कह दे कि तुम ऐसा करो CO2 का फाइंड कर लो, CO2 का मोलर मास बताओ, तो आपको एक मॉलिक्यूल का पूछे तो आप पीछे U लिख दो, और एक्चुअल में भी एक ही मॉलिक्यूल का पूछे तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, है ना। और अगर आपको कहा जाए कि नहीं CO2 का पहले निकालते हैं, चलो तो देखो CO2 में कार्बन का तो हो गया 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई विद 2, तो ये आएगा 44U। तो एक CO2 मॉलिक्यूल का मास बताओ तो 44U, एक CO2 मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास बताओ तो भाई इससे मल्टीप्लाई कर लो। और अगर आप 44U को 44 ग्राम्स लिख देंगे तो वो एक मॉलिक्यूल का नहीं है, वो एक मोल का है ना। वो कैसे है वो तो हमें नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करना है। ठीक है, लाइक मान लो आपसे पूछ लिया कि आप ऐसा करो ग्लूकोज का मोलर मास बता दो, ठीक है ना। आपके पास एक बड़ा कंपाउंड हो गया ग्लूकोज का मोलर मास बता दो। तो बच्चे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, मोलर मास बताना है तो बता दो। तो देखो कार्बन का एटॉमिक मास 12 आप सबने पढ़ रखा है, C12 उससे तुमने कंपेयर किया, पूरी साइकिल ही हमने उससे बनाई। तो कार्बन का 12, कार्बन एटम 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन का मास 1 और हाइड्रोजन एटम 12 है तो 12 से।
कार्बन का मास 12 था, है ना बच्चे, ध्यान रखना, कार्बन का मास 12 था, हाइड्रोजन का मास 1 है और ऑक्सीजन का मास 16 है। तो कार्बन का मास 12 था और कार्बन एटम 6 थे, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन का मास 1 है, हाइड्रोजन एटम 12 है, 12 से मल्टीप्लाई कर लो। और ऑक्सीजन का मास 16 है और ऑक्सीजन एटम 6 है। तो बच्चे ये टोटल आएगा 180 यू, है ना, 180 यूनिफाइड मास। ठीक है, मान लो आपसे कह दिया कि अच्छा आप शुगर का फाइंड कर लीजिए, है ना। सो शुगर है C12H22O11। ठीक है, शुगर का मोलर मास फाइंड करो। तो बच्चे एक कार्बन का 12, आपके पास 12 कार्बन है, एक हाइड्रोजन का 1, आपके पास 22 है, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 11, सो दिस विल बी 342 यूनिफाइड मास विल बी शुगर मोलर मास। सिंपल। मान लो अगर आपसे कह दिया जाए कि यूरिया का मोलर मास फाइंड करो। सो स्टूडेंट्स, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। मोलर मास ऑफ यूरिया कितना है? NH2CONH2। ठीक है, नाउ नाइट्रोजन, तो बच्चा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, बाकी सारे तो जाने पहचाने हैं, तो हम कहेंगे 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 प्लस अगेन नाइट्रोजन इज 14 एंड हाइड्रोजन 1 into 2। सो टोटल मोलर मास विल बी 60। और अगर मैं कहूँ 60 U, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया हैज 60 U मास, यूनिफाइड मास। U बोलो, यूनिफाइड मास, AMU बोलो, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। और एक्चुअल पूछे सो मल्टीप्लाई विद 1.66 इंटू 10 to the power -24 grams। सिंपल। तो हाउ विल यू कैलकुलेट एटॉमिक मास एंड हाउ विल यू कैलकुलेट मोलर मास? इन दिस लेक्चर यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग एंड ऑल द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर्ड नाउ, है ना। एटॉमिक मास कैसे फाइंड करना है, क्यों हम कार्बन को ही इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, है ना, और एवरेज एटॉमिक मास फाइंड क्यों करना है, वाई वी आर यूजिंग एवरेज एटॉमिक मास। सो एवरेज मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी तभी तो एवरेज निकाल रहे हो, और बहुत सारा कैसे एटम्स है, सो दे आर आइसोटोप्स। इस केस के लिए, इस चक्कर में हम क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। And after that, how will you find molar mass? What is molar mass and how will you find molar mass? So these are the simple things. In next lecture, we will discuss about mole concept. मोल क्या होता है, एक मोल में कितने एटम्स है ना। आपने 12U कार्बन को 12 ग्राम कर दिया तो एक मोल कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे, अब तक है मतलब अच्छा ही लग रहा होगा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।